Is screen is visible to everyone? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो बेसिकली आज जो है माइक्रो का हम लोगों का क्लास नंबर 5 है। एंड एज आई रिमेम्बर लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 मैन स्टार्ट किया हुआ था। और प्राइस कंट्रोल हम लोगों ने कर लिया है। बेसिकली प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर ये कंसेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 6 मैन के अंदर में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज टैक्सेशन। कॉलेज में हो गया है टैक्सेशन का कंसेप्ट? एनीवन किसी कॉलेज में हुआ है अभी तक? चैप्टर नंबर 6 मैन तक पहुंचे हो? कोई भी है ऐसा जिनके कॉलेज में चैप्टर नंबर 6 मैन तक हो चुका हो? कोई नहीं है? चल, ये आना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो फिर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लेकिन ज्यादा चांस होता है 70 to 80% कि यहाँ से आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। ये टैक्सेशन का कंसेप्ट फिर आगे जाके कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, और उसके बाद बेसिकली डेरिवेट लॉस, इन सब में यूज होने वाला है। ठीक है? तो अभी टैक्सेशन स्टार्ट होगा और आगे ये कंटिन्यू रहेगा हमेशा। आप ये जब सेमेस्टर 1 में तो रहेगा ही रहेगा, आगे जाके जब सेमेस्टर 2 में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहां पे भी आप टैक्सेशन पढ़ोगे। फिर आगे जितना इंटरमीडिएट माइक्रो पढ़ोगे, मैक्रो पढ़ोगे, हर जगह टैक्सेशन का कंसेप्ट। ठीक है? चलिए। तो जो टैक्सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं ये माइक्रो MIC के कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रो के अंदर में जो टैक्सेशन है इसका किसी तरीके का कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। मतलब कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है, ये प्रोपोर्शनेट टैक्स है या लमसम टैक्स है, कोई तरीके का कोई मेंशन नहीं है। ये नॉर्मल टैक्स है। अब टैक्स क्या है? तो बेसिकली ये या तो बायर पे लगेगा या तो सेलर पे लगेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल पर्पस पे स्टडी करते हैं। तो मान लेते हैं अगर मैं बायर हूँ तो गवर्नमेंट आएगी और मेरे प्रति ना मेरे ऊपर एक तरीके से क्वांटिटी टैक्स लगाएगी। क्वांटिटी टैक्स क्या होता है कि मैं जितनी भी क्वांटिटी परचेज करूंगा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर जो गवर्नमेंट है सेलर के पास जाएगी, सप्लायर के पास जाएगी और उनके ऊपर क्वांटिटी टैक्स लगाएगी। तो नॉर्मली यहाँ पे इसको एज अ क्वांटिटी टैक्स आप समझकर चल सकते हैं। क्वांटिटी टैक्स का बेसिकली मतलब यही होता है कि पर यूनिट क्वांटिटी के ऊपर जो है एक टैक्स आपको पे करना है। ठीक है? तो यहाँ पे लेकिन ध्यान से जो आप बेसिकली क्लास 12th में जो मैक्रो में पढ़े थे आपने, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, वो सब नहीं है ये। यहाँ पे किसी भी तरीके का टैक्सेशन का कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। नॉर्मली ये एक क्वांटिटी टैक्स है जो एक्सक्यूज कि मी या सर। तो बायर पे लगेगा या तो सेलर पे लगेगा। यस। सर आप एक बार पहले का भी थोड़ा ओवरव्यू दे सकते हो क्या? मेरे थोड़ी कनेक्शन प्रॉब्लम्स हो रही थी। ओके, अब बेसिकली ना मतलब जस्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक, और टॉपिक हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 6 मैनिक्यू का सेकंड टॉपिक दैट इज टैक्सेशन। और मैंने बस इतना बताया कि जो यहाँ पे टैक्सेशन है माइक्रो के अंदर में, ये किसी तरीके का कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। मतलब कि जैसे आप मैक्रो में पढ़ते थे MSc में, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनेट टैक्स, लमसम टैक्स, तो वो सब नहीं है। ये ये नॉर्मल एक क्वांटिटी टैक्स है जो पर यूनिट क्वांटिटी के ऊपर लगेगा। या तो गवर्नमेंट ये सेलर के ऊपर लगाएगी या तो बायर के ऊपर लगाएगी। एग्रीगेट टैक्स मतलब? नॉट एग्रीगेट टैक्स। एग्रीगेट टैक्स जो है एक तरीके से ना बेसिकली आपके इनकम के ऊपर लगता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। ओके। ठीक है? तो वो एग्रीगेट टैक्स हुई है, क्वांटिटी टैक्स सिंपल। सर यस। सर तो उसमें हमें कैटेगराइज नहीं करना है, हमें हमें सिर्फ कंसिडर करना है कि टैक्स लग रहा है, कॉम्बिनेशन लग रहा है, हमें कोई जस्ट। कंसिडर नहीं हाँ करना। हाँ हाँ, ओके। आपको अभी कोई किसी तरीके का टैक्स सिक्योराइजेशन नहीं करनी है। बस नॉर्मल इतना जानना है कि आपके इकोनॉमी में गवर्नमेंट आकर टैक्स ले रही है, क्वांटिटी टैक्स ले रही है, या तो सेलर से ले सकती है या तो बायर से ले सकती है। और टैक्स के ऊपर कोई मेंशन नहीं कि ये कौन सा टैक्स। सीधा बोल देगी कि जो लेटर सपोज आप ये पेन परचेज कर रहे हो, पेन का कीमत 10 रुपए है, तो गवर्नमेंट या तो बायर के पास आएगी, बोलेगी अगर एक पेन आप परचेज करते हो तो इसके बदले 1 रुपए टैक्स देना पड़ेगा।
या तो सेलर के पास जाएगी कि अगर आप एक पेन बेच रहे हो तो इसके बदले आपको 1 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी टैक्स, और यहाँ पे किसी तरीके का कोई मेंशन नहीं है टैक्स के बारे में एक्स्ट्रा कुछ। चलिए, ओके। सो हम लोगों का जो एजेंडा है आज की क्लास में, हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो टैक्स लगने पर डिमांड कर्व में क्या इम्पैक्ट आता है, अगर टैक्स जो है बायर के ऊपर लगेगा तो कौन से कर्व में चेंजेस आएगा। दूसरी बात कि डिमांड कर्व में क्या चेंजेस आएगा, अगर टैक्स सेलर पे लगेगा तो सप्लाई कर्व में क्या चेंजेस आएगा। अगर मैं दोनों को एक साथ देखूं तो टैक्स लगने पर किसके ऊपर कितना बर्डन पड़ेगा, ये सब चीजें आपको सीखनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेट सपोज नॉर्मली कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि इकोनॉमी में ना पहली बार गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट imposes tax at rupees 5 per unit, 5 per unit on buyer। ओके, तो मार्केट में गवर्नमेंट आती है पहली बार और उन्होंने क्या किया कि 5 पर यूनिट के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर बायर के ऊपर टैक्स लगा दी। सबसे पहले कुछ सिनेरियो मैं समझाता हूँ। इनिशियल सिनेरियो जब टैक्स नहीं था, विदाउट टैक्स। ओके, तो सिंस बायर की मैं बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर की मैं बात कर रहा हूँ, तो बायर का जो प्रेफरेंस होता है, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस होता है या कंज्यूमर के जो बंडल होते हैं, वो डिमांड कर्व शो करता है। तो जब भी हम लोग बायर के ऊपर कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग डिमांड कर्व की बात करेंगे। तो विदाउट टैक्स मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ कि आपके पास ना एक फंक्शन है, क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप। और वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, QD इज इक्वल टू 20 माइनस में लेट सपोज P। डेट्स इट, ये आपके पास एक फंक्शन है। आपको बोला कि इससे डायग्राम आप ड्रॉ करो, ये अभी विदाउट टैक्स, अभी गवर्नमेंट मार्केट में नहीं आई हुई है। अगर आप सभी एग्री करो तो कुछ इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। आप यहाँ पे लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे लिखोगे आप प्राइस, और ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास एक डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में जब आप पी के प्लेस पे जीरो पुट करोगे, मतलब जब प्राइस की वैल्यू जीरो होगी तो आप क्वांटिटी ले रहे होगे 20, और जब क्वांटिटी के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो प्राइस होगा 20। ये क्या बता रहा है कि जब प्राइस 20 होगा तो आप क्वांटिटी जीरो लोगे, और जब प्राइस जीरो होगा तो क्वांटिटी 20 लोगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बनेगा, ये आपके लिए एक क्या होगा, बेसिकली डिमांड। नॉर्मल हम लोग ये सीख कर आए। अभी किसी तरीके का गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवेंस नहीं कर रही है। मार्केट अभी फ्री मार्केट। फ्री मार्केट कहने का मतलब है जहाँ पे ओनली बेसिकली बायर एंड सेलर अवेलेबल है। ओके, चलिए। अब मार्केट में आती है गवर्नमेंट। वन सेकेंड। ओके, तो गवर्नमेंट मार्केट में आती है, उन्होंने क्या बोला कि अब जो है बायर को एक टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स क्या पे करना पड़ेगा, 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। आप किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को जितनी भी क्वांटिटी आप लोगे, पर यूनिट के ऊपर आपको 5 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं आप एज ए बायर हो, मार्केट में जाते हो, और आप लेटर सपोज यहाँ से ना कोई प्राइस होगा, P इज इक्वल टू सम वैल्यू। तो आप इस प्राइस पे कोई सामान परचेज कर रहे हो, आपने क्या किया, मान लेते हैं ये पेन था, आपने एक सेलर से पेन मांगा और बदले में 10 रुपए आपने दे दिए। अब ये पहला पहला सिनेरियो था। अब मार्केट में गवर्नमेंट का कोई भी एक आपके लेटर सपोज कोई भी एक गवर्नमेंट का बंदा आता है, कोई भी गवर्नमेंट की आदमी आती है, और वो आपसे ये बोल रहा है कि ये जो पेन आप ले रहे हो, एक पेन जो ले रहे हो जिसके बदले आपने 10 रुपए पे किए हैं, तो ये तो 10 रुपए आपने पे किए, ये तो इसकी मार्केट वैल्यू है। साथ साथ में अब इसके ऊपर जो 5 रुपए टैक्स लगा गवर्नमेंट का, वो भी आपको पे करना है। तो मेरे को आप ये बताओ सोचकर कि अब एक बायर जो है मार्केट में जो प्राइस पे कर रहा है एक पेन के लिए, वो प्राइस उसके लिए इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा इंक्रीज कर। है, इंक्रीज कर रहा इंक्रीज है कर सर। रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो, इंक्रीज कर रहा है। हाँ, जो नया डिमांड फंक्शन बनेगा आफ्टर टैक्स, वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो बायर का प्राइस है उसमें T पर यूनिट जो भी टैक्स लगा होगा वो ऐड हो जाएगा। बोलो, क्योंकि जो आप P रुपए देकर आप सामान ले रहे थे, अब बदले में आपको एक T एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जो T क्या है, तो टैक्स का अमाउंट है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो QD इज इक्वल टू 20 माइनस में P प्लस में टैक्स क्या था, तो 5 था हमारे एग्जाम्पल में। क्या मैं लिख सकता हूँ QD इज इक्वल टू 5 माइनस हो जाएगा तो 15 माइनस में P, कुछ ऐसा।
ये आपके पास जो एक नया डिमांड फंक्शन आया है कौन सा है, विथ टैक्स वाला, जिसमें आपने टैक्स पे किया। अब जब इसको ड्रॉ करोगे आप अपने बेसिकली डिमांड फंक्शन पे जो आपने एक्सेस तैयार किया हुआ है, तो यहाँ पे जब प्राइस की वैल्यू आज जीरो होगी, जब पी इक्वल टू जीरो होगा, तो आप क्वांटिटी परचेज करोगे 15। और जब क्वांटिटी की वैल्यू जीरो होगी तो प्राइस उस टाइम पे होगा 15। और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो आज एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाएगा, क्या ये एक नया डिमांड कर बनेगा आपका? यस सर। बोलो, सारे एग्री करते हो ये एक नया डिमांड कर आपका बना कुछ इस तरीके से? तो क्या मैं इस एग्जांपल से बोल सकता हूँ कि ड्यू टू टैक्स जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है? यस सर। ध्यान से सुनना, आपका डिमांड कर्व जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है वो प्राइस के बढ़ने से नहीं हो रहा है, वो टैक्स के आने से हो रहा है। टैक्स के आने की वजह से अब आपको वही सामान महंगा मिल रहा है, तो आपने उसकी डिमांड को कम कर दी। अगर प्राइस के बढ़ने से होता तो डिमांड कर्व में मूवमेंट लगता, शिफ्ट नहीं लगता। इस चीज को ध्यान रखना। ये जो P प्लस टी हुआ है, तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि प्राइस में चेंज आया, नो। आपका एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट टी जो है वो ऐड हो गया आपके फंक्शन में, जो आपके डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि इस बार जो क्वांटिटी चेंज आया है Sir, उसका जो here रीजन है in वो this प्राइस case, नहीं P है। means tax, right? हाँ, यस, टी मीन्स टैक्स नहीं। ओके। ओके, तो बेसिकली Yes, क्या sir, मैं thank एक you. चीज बोल सकता हूँ यहाँ से कि ये जो मैग्नीट्यूड है, जिसको मैंने मल्टी कलर से हाईलाइट जिसको मैं कर रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का है। सिमिलरली यस ये सर। जो मैग्नीट्यूड है ये भी 5 यूनिट का है। सिमिलरली इस कर्व पे जितने भी ये मैग्नीट्यूड होंगे ये सब क्या होंगे, 5 यूनिट के होंगे। आपस में कर्व पैरेलल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों कर्व के बीच का जो मैग्नीट्यूड है, जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट अ टैक्स रेट। एग्री कर रहे हो? यस। ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहोगे ना कि लेटर सपोज अगर आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से आता है, आप देखना चाहोगे कि सच में ये शिफ्ट लगेगा या नहीं लगेगा, तो शिफ्ट कब लगता है, जब बेसिकली शिफ्ट का कहने का मतलब है कोई भी डायग्राम पैरेलल कब होता है, जब उसके स्लोप सेम हो। तो जब आप फाइंड आउट करोगे स्लोप का मतलब क्या होगा, इस जगह पे डीपी बाई डी क्यू। जब डीपी बाई डी क्यू करोगे तो जो ऊपर के फंक्शन में आएगा वैल्यू और जो नीचे के फंक्शन में आएगा वैल्यू वो सेम होगा। क्लियर? कुछ इस तरीके से। अच्छा, ऊपर वाले फंक्शन में ये कंसिडर करोगे, नीचे वाले में ये कंसिडर करोगे, ये नीचे ये मत करना, ये वाला करना, जहां पे डी टी अपॉन में डी क्यू या डी क्यू अपॉन में डी टी जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हालांकि आप अभी फिलहाल इसके ऊपर मत क्या ज्यादा चर्चा समझ मत में करो नहीं आया? मैथमेटिकल टर्म्स में। मैथमेटिकल टर्म्स में इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि अभी आपके पास ना पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको नहीं है पता। इसलिए नॉर्मल लैंग्वेज में समझो। नॉर्मल में समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो एक चीज मैं बता दूं, मैथमेटिकल टर्म में भी समझ ही लो यार। देखो क्या बोलते हैं, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 और y इज इक्वल टू 2x प्लस में 5। क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों के दोनों जो डायग्राम होंगे वो पैरेलल बनेंगे? क्योंकि यहाँ से जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये भी 2 आएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये भी 2 आएगा। अगर स्लोप सेम है किसी भी डायग्राम का, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों डायग्राम जो है पैरेलल बनेंगे। हाँ सर। ठीक है। चेंज क्या है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो इस 5 को एज ए मान लो, इस 5 में 2 रुपए का टैक्स ऐड हो चुका है। ओके। सिंपल सी बात यह है कि आपका जो चेंज आया है प्राइस बेसिकली डिमांड में, वो प्राइस के बढ़ने की वजह से चेंज नहीं आया है, एक नया कंपोनेंट ऐड हो गया जिससे सामान महंगी हो गई और आपने उसकी डिमांड को कम कर दिया। बेसिकली अदर थिंग की वजह से आया है, प्राइस की वजह से नहीं आया। ओके। बच्चों को डाउट होता है कि सर यहाँ पे तो प्राइस में चेंज आ जाएगा ना, प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस के बढ़ने से अगर क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है तो फिर हम लोग मूवमेंट लगाते हैं, तो ये शिफ्ट कैसे कर गया? ये शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं आया है, चेंज आया है, एक नया कंपोनेंट ऐड हो चुका है जिसकी वजह से सामान आपके लिए महंगा हो गया और आपने उसकी डिमांड को कम कर दिया। तो आपको बस ये समझना है पहले पॉइंट में कि गवर्नमेंट अगर बायर के ऊपर टैक्स लगाती है तो ऑन दैट टाइम आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा राइट वर्ड, और जो नया, सॉरी नॉट राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड। और जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है दोनों डिमांड कर्व के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टैक्स साइज होगा। इतना सबको समझ सर में आ रहा है? यस।
सर जैसे कि गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया, तो हम्म, जिसकी वजह से हमारा प्राइस तो इंक्रीज हुआ, बट वो प्राइस की वजह से डिमांड कर्व में हाँ कोई चेंज नहीं आया। चेंज नहीं आया। दैट्स वाई हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ शिफ्ट प्राइस कर तो रहे हैं, सर हाँ। चेंज होगा। तो ध्यान से, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, आप एक बट नया कंपोनेंट ऐड हो गया। मार्केट प्राइस तो पी ही है। यस सर, पी है। मार्केट प्राइस पी है, बस आपके लिए सामान महंगा हुआ ड्यू टू टैक्स रेट टी। एक नया कंपोनेंट ऐड हो गया जिससे सामान महंगा हुआ। सामान महंगा होने का रीजन बस प्राइस ही नहीं होता। आप ले मैं मतलब एक तरीके से कॉमन मैन के लैंग्वेज में बोल सकते हो कि टैक्स लगने से कोई सामान महंगा हो गया तो हम बोलेंगे उस प्राइस बढ़ गया। नो, प्राइस सेम है। प्राइस बेसिकली मार्केट प्राइस जो होता है वो मार्केट फोर्स से आता है। मार्केट फोर्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड एंड सप्लाई को इक्वेट करके आपने एक मार्केट प्राइस निकाल दिया। अब उस मार्केट प्राइस में एक नए नए कंपोनेंट ऐड होकर उसको प्राइस को बढ़ा देता है। तो जो नया नया कंपोनेंट ऐड हुआ है उससे हम ये नहीं बोल सकते कि प्राइस में इंक्रीमेंट आया है, क्योंकि मार्केट फोर्स जो मार्केट इक्विलिब्रियम वाला प्राइस दे दिया वो पी तो पी ही है। पी में कोई चेंजेस नहीं आया है। पी में एक नया कंपोनेंट टी ऐड हो गया और टी के वजह से जो है आपके जो सामान जो है महंगा हो गया और आपने डिमांड को कम कर दिया। क्लियर? बट सर लेमैन में तो हमें वो करना ही पड़ेगा ना, अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही नॉर्मल है तो। नॉर्मल तरीके तो से वो तो आप तो यही करोगे। एक बात बताओ, जब बिल कि आपके प्राइस। पास आता है कोई भी सामान खरीदते हो तो बिल में क्या लिखा रहता है? प्राइस कभी देखा आपने? नो सर। ओरिजिनल प्राइस जो मार्केट वैल्यू की प्राइस होती है वही लिखा होता है, इसमें फिर टैक्स ऐड होता है। तब ऐड होता है, तब यस। लास्ट में टोटल वैल्यू लिखी होती है। यस। तो मार्केट इसी को कंसिडर किया जाएगा, बाकी सब जो लगा हुआ है एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा हुआ है। ओके सर। तो सामान का प्राइस दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ से समझ में आ गया सभी को कि डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, और जो बेसिकली मैग्नीट्यूड होगा दोनों डिमांड कर्व के बीच का वो बेसिकली टैक्स साइज के बराबर होगा। ये दो चीजें समझ में आ गई सभी को? यस सर। चलिए। तो कहने का मतलब कि अगर गवर्नमेंट जो है बायर के ऊपर टैक्स लगाएगा तो डिमांड कर्व के ऊपर चेंजेस आएगा। सिमिलरली नाउ वी हैव गवर्नमेंट imposes टैक्स ऑन सेलर। इस बार गवर्नमेंट ने सेलर पे टैक्स लगाती है। तो लेट सपोज एट रुपीज 5 पर यूनिट का। ओके, तो मैं क्या देख रहा हूँ पहले विदाउट टैक्स। जब टैक्स नहीं था तो हमारे पास, प्लीज सारे अपने आप ही म्यूट कर ले यार। ओके, तो जब टैक्स नहीं था तो हमारे पास जो क्वांटिटी सप्लाइड था वो फंक्शन ऑफ प्राइस था, हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप। कुछ इस तरीके से था, QS इज इक्वल टू लेट अस सपोज 2 टाइम्स ऑफ P। 2 टाइम्स ऑफ P, कुछ इस तरीके से पहले इनिशियली सिनेरियो था। तो जब आप इसको ड्रॉ करते सप्लाई कर दो तो कुछ इस तरीके से सप्लाई कर को ड्रॉ करते। ये रहा आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड, ये आपके पास रहा प्राइस। और आप बोलते हो कि जब प्राइस की वैल्यू जीरो होगी तो क्वांटिटी भी जीरो होगा, और जब प्राइस की वैल्यू 1 होगा तो क्वांटिटी 2 होगा। तो बेसिकली 1 पे 2, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं 2, तो कुछ इस तरीके से आपका सप्लाई कर्व जा रहा होता है। तो मैं एक रैंडम सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। आई होप सबको सप्लाई कर्व ड्रॉ करना तो आता होगा। कुछ इस तरीके से मैंने एक रैंडम सप्लाई कर्व ड्रॉ कर दिया। दिस इज योर सप्लाई कर्व। क्लियर है सभी को? अब ध्यान से देखो, विथ टैक्स, विथ टैक्स लेट अस सपोज मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट में ना जो सप्लायर था इस पेन को 10 रुपए में बेच रहा था। P = 10, जो मार्केट की वैल्यू थी वो P = 10 थी। तो कोई भी बायर आता था सेलर के पास और बोलता था कि मेरे को एक पेन चाहिए, तो वो पेन देता था और बदले में 10 रुपए सेलर जो है बायर से ले लेता था। आज जो है जब सेलर ने एक पेन बेचा और बायर से 10 रुपए लिया, तो गवर्नमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है और उस सेलर को बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, आपको एक पेन बेच जो रहे हो आपको उसके बदले में 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो टैक्स 5 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो जो 5 रुपए है वो एक तरीके से सेलर से गवर्नमेंट छीन रहा है? या इस लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूं कि जो प्राइस बायर के द्वारा सेलर को दिया गया वो प्राइस जो है सेलर के लिए एक रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा। और कोई सामने वाला आ रहा है और बोल रहा है कि 5 रुपए इसमें से टैक्स दो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेलर के लिए वही पी जो है कम हो जाएगा, मतलब वो रेवेन्यू कम हो जाएगा? यस समझ सर। पा रहे हो मैं ये यस। कहना चाह रहा हूँ?
कि जो जो P = 10 रुपीज किसी बायर ने सेलर को दिया एक पेन का, तो 10 रुपए सेलर के पास आए। ये 10 रुपए क्या था, तो P = 10। गवर्नमेंट आता है और कहता है इसमें से 5 रुपए मेरे को दो टैक्स का, तो सेलर के पास कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट अगर मार्केट में टैक्स लेकर आती है और टैक्स सेलर पे लगाती है, तो जो आपका सप्लाई फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से पी में से टी माइनस हो जाएगा, फ्रॉम सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो, एग्री करते हो? यस सर। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर टी 5 रुपीज है, Q(S)=5, तो आप इसको कुछ इस तरीके से, तो P-5, जो कि मैंने एग्जांपल में लिया है, तो QS=, बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ P - में 10। ये आज एक नया सप्लाई कर्व बनेगा आपका। और क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इस टाइम पे जब P की वैल्यू 5 होगी, तो क्वांटिटी आपका 0 होगा इस नए सप्लाई में, विदाउट टैक्स में। जब आप P की वैल्यू 5 पुट करोगे तब क्वांटिटी आपका 0 होगा, मतलब इसलिए आप Q=0 पुट करोगे तो P = 5 आएगा। यस सर। Q = 0 पे P = 5 आएगा, लेकिन सपोज ये रहा आपका 5। और इसके बाद फिर नॉर्मल सप्लाई कर, जैसे जैसे फिर प्राइस की वैल्यू बढ़ेगा क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, सप्लाई कर भी आपका शिफ्ट हुआ है लेफ्टवर्ड ड्यू टू टैक्स। यस सर। और ये जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखो, जो पैरेलल ये दोनों सप्लाई कर, और जो ये मैग्नीट्यूड है दोनों कर्व के बीच में, क्या मैं बोल सकता हूँ इस मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस 5 है, 5 यूनिट। और दिस इज नथिंग बट अ टैक्स साइज। देख लो। सर आई हैड अ डाउट। यस। सर हम ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जब वो अपवर्ड अपवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड शिफ्ट? मैंने अभी जो डायग्राम ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, और जब इसका आप स्लोप निकालोगे, मतलब जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तो आपके पास जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर डायग्राम पॉजिटिव आए, लेटर सपोज आपने dQ/dP निकाला, तो आपके पास हाँ 2 सर। आएगा। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, और किसी भी फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो फंक्शन अपवर्ड स्लोपिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके। क्लियर? थैंक यू सर। बस यही है। बाकी जब आप इसको प्लॉट करोगे, बेसिकली जब P की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आपके पास Q = 0 आ जाएगा। P की वैल्यू जब 10 पुट करोगे तो Q आपके पास जो है 2 आ जाएगा, नॉट 2 आएगा, सॉरी। P 5 पुट करोगे तो Q 0 आ जाएगा। P की वैल्यू 10 पुट करोगे तो आपके पास Q की वैल्यू 10 आ जाएगा। एंड फिर जैसे जैसे आप P बढ़ाते जाओगे आपका Q भी बढ़ता जाएगा। जब P की वैल्यू आप लेटर सपोज 20 पुट करते हो, तो जो आपके पास Q होगा वो 30 आ जाएगा, एंड सो ऑन सो forth। तो आप क्या देख रहे हो, P के बढ़ने पे आपका Q भी बढ़ रहा है, तो डायग्राम वुड बी अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, चलिए। तो जिसको मैथमेटिकल टर्म्स ज्यादा नहीं है, जैसे लेटर सपोज कुछ ऐसे होंगे जो डी सॉल्व के होंगे, तो डोंट वरी, आपको ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स में जाना भी नहीं, नॉर्मल आप प्लॉट कर सकते हो टेबल बनाकर। ओके। सर इसमें राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है ना? नो, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड इस तरफ होता है। लेफ्ट वर्ड, सॉरी, राइट वर्ड इस तरफ शिफ्ट होता है, ये होता है राइट वर्ड, ये पीछे की तरफ गया है लेफ्ट वर्ड। ओके। ओके तो सर। यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जो है सेलर के ऊपर टैक्स लगाएगी, तो सप्लाई कर्व में चेंजेस आएगा, सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट कर जाएगा लेफ्टवर्ड। दोनों सप्लाई कर्व आपस में पैरेलल होंगे, और जो उनके मैग्नीट्यूड होंगे, मतलब जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा, वो टैक्स साइज के बराबर होगा। ये चीज समझ पा रहे हैं? यस सर। मैंने यहाँ पर क्या सब सब मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि अगर गवर्नमेंट जो है बायर के ऊपर टैक्स लगाती है, तो बायर के लिए प्राइस बढ़ जाएगा, पी में वो टैक्स रेट प्लस हो जाएगा, और डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा लेफ्टवर्ड। और जो डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है लेफ्टवर्ड, तो जिस मैग्नीट्यूड से शिफ्ट करेगा वो मैग्नीट्यूड होगी टैक्स। वही गवर्नमेंट अगर सेम अमाउंट ऑफ टैक्स सेलर पे लगाता है, तो सेलर के पे लगाएगा तो सप्लाई कर्व में चेंजेस आएगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड, और जितने मैग्नीट्यूड से शिफ्ट करेगा वही मैग्नीट्यूड होगा टैक्स साइज। और जब गवर्नमेंट सेलर पे टैक्स लगा रहा है, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे, तो
प्राइस में से वो टैक्स साइज माइनस हो रहा हो। मतलब ये कि अगर ये क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 20 माइनस में पी है, और क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू 10, मान लेते हैं 10 टाइम्स पी है, ऐसा है। और मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट आ रहा है और बायर पे टैक्स लगा रहा है टी यूनिट का। तो नया जो क्वांटिटी डिमांडेड बनेगा वो बनेगा 20 माइनस में पी प्लस टी। बायर पे लगाएगा तो वो टैक्स रेट पी के साथ ऐड हो जाएगा, सेलर पे लगाएगा तो वो टैक्स रेट पी के साथ माइनस हो जाएगा। बस ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो? यस सर। सभी को क्लियर है ये कि जब बायर पे लगेगा तो पी के साथ वो टैक्स रेट ऐड हो जाएगा, और जब सेलर पे लगेगा तो पी के साथ टैक्स रेट माइनस हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है कि बायर जो है प्राइस को पे कर रहा है, तो प्राइस भी पे करेगा प्लस में टैक्स साइड भी पे करेगा, तो उसके लिए 20 का सामान 25 हो जाएगा। सेलर जो है वो प्राइस को रिसीव कर रहा है, तो प्राइस को अगर रिसीव कर रहा है तो जो प्राइस रिसीव कर रहा है उसके उसमें से अगर गवर्नमेंट आकर टैक्स ले लेती है तो प्राइस में से वैल्यू कुछ माइनस होगी, तो सेलर के पास जो रिसीव होगा अमाउंट वो थोड़ा कम रिसीव होगा, इसलिए पी में से टी माइनस कर रहे हैं। तो बायर को टैक्स साइज पे करना पड़ रहा है, तो पी प्लस टी लग रहा है सामान का। सेलर को भी टैक्स साइज पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए पी एक रिसीवर अमाउंट था, रिसीव कर रहा था वो, तो उस पी में से माइनस करके टी तब जाके वो सामान को पैसा ले रहा है। क्लियर है सभी को? कंसेप्चुअल भी लॉजिकल भी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे, यही इंपॉर्टेंट मेरे है। को एक डाउट था। यस। सर बायर के केस में डिमांड कर पे इफेक्ट पड़ेगा एंड सेलर के केस पे सप्लाई कर पे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने क्या देखा कि अगर गवर्नमेंट बायर पे लगाती है तो डिमांड कर, और सेलर पे लगाती है तो सप्लाई कर, दोनों ही कर्व शिफ्ट करेंगे लेफ्टवर्ड। जिस मैग्नीट्यूड से करेंगे उसका जो साइज होगा वो होगा टैक्स। अब दोनों को एक साथ देखते हैं, ध्यान से देखो। तो बेसिकली नाउ वी हैव डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर। ओके, ध्यान से देखिए। मैंने बोला कि लेटर सपोज आपके पास पहले इनिशियली स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, पहले मार्केट में कोई नहीं था। कोई नहीं इन द सेंस गवर्नमेंट, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट नहीं था। दो ही लोग थे, एक तो बायर और एक तो सेलर। तो मैंने यहाँ लिखा क्वांटिटी, और वाई एक्सिस में मैंने लिखा यहाँ पे प्राइस। तो पहले इकोनॉमी में कोई नहीं था, बस बायर था और सेलर था। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगा वो मार्केट फोर्स से आएगा। और मार्केट फोर्स क्या होता है? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है डिमांड कर्व, और सेलर की तरफ से होता है सप्लाई कर्व। सभी क्लियर है? दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व। जहां पे ये आपस में इक्वेट कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और आप बोलते थे मार्केट में इतनी क्वांटिटी जो है बिकेगी एट दिस मच ऑफ प्राइस। ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये इनिशियल सिनेरियो था। आप ध्यान से देखो, लेट अस सपोज मैंने क्या लिया इस एग्जांपल में, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इसको मैंने लेट ले लिया कि ये लेट अस सपोज 25 है। जो भी आपके पास डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन दे रखा होगा उसको इक्वेट करके जो प्राइस आएगा वो 25 आएगा। मैंने जानबूझकर एग्जांपल नॉर्मल सा ले लिया। अब गवर्नमेंट मार्केट में आती है और वो टैक्स इंपोज करती है। गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स इस तरीके ऑफ ₹5 पर यूनिट ऑन बायर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ₹5 का टैक्स क्या किया, इम्पोज किया बायर के ऊपर। बताओ कौन किस कर में चेंजेस आएगा, डिमांड या सप्लाई? डिमांड। डिमांड। डिमांड कर, सब एग्री करते हो? डिमांड। चलो, तो योर डिमांड कर विल शिफ्ट लेफ्ट वर्ड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से? मान लेते ये रहा पैरेलल लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, एक बात बताओ आप लोग, अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है बायर के ऊपर में, तो क्या टैक्स का पूरा बर्डन बायर के ऊपर ही पड़ेगा या सेलर पे भी पड़ सकता है? नॉर्मल सोचो। बोथ। चलो वेरी गुड। जिसने बोथ बोला इसका मतलब आप पढ़ चुके हो, क्योंकि क्लास 11 12 के कंसेप्ट से तो आप बता नहीं सकते। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इम्पोज किया टैक्स ऑफ ₹5 पर यूनिट ऑन बाइंग। तो इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड, और जिस मैग्नीट्यूड से डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, जिस मैग्नीट्यूड से डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है वो मैग्नीट्यूड होगा टैक्स साइज का। अच्छा एक बात मैं बोल सकता हूँ,
कि मार्केट फोर्स से जो आपका नया इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो ये होगा, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। बट क्या मैं ये भी बोल सकता हूं, ये जो मैग्नीट्यूड है दोनों डिमांड कर्व के बीच का, क्या यही आपका टैक्स रेट है? यस सर। ये यस ये सर। ये जो साइज होगा ये टी होगा। तो जो नया आपके पास मार्केट फोर्स से प्राइस आया है, लेट अस सपोज ये, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में सेम है? नहीं है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो प्राइस फॉल हुआ है वो हुआ तो होगा, बट पूरे 5 रुपए से फॉल नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो 5 रुपए टैक्स साइज लगा है, तो ये जो बेसिकली नीचे वाला डिस्टेंस है वो 5 रुपए का तो नहीं हुआ, क्योंकि 5 का साइज ये है, जिसको मैं ये रहा 5 यूनिट का साइज। अगर ये 5 यूनिट का साइज है तो क्या आप लोग एग्री करोगे कि ये जो यूनिट होगा ये 5 से कम का होगा? यस सर। ठीक है। तो मैं लेट अस सपोज ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो प्राइस आया होगा वो 23 आया होगा। तो मैंने क्या बोला कि ये टोटल डिस्टेंस है 5 यूनिट का, जिसमें कि इतना डिस्टेंस है 2 यूनिट का। तो मैंने लिखा यहाँ पे जो मान लेते हैं नया इक्विलिब्रियम प्राइस आया होगा मार्केट फोर्स से, वो 23 आया होगा। इस 23 में जब मैं +5 ऐड कर दूंगा, क्या मैं बोलूंगा यहां से जो ये पॉइंट आएगा, दिस इज नथिंग बट 28। यस। ओके। तो कहने का मतलब मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये जो साइज है यहां से लेकर यहां तक का जो साइज है, दिस इज नथिंग बट 5 यूनिट, जो कि टैक्स रेट है, टैक्स का साइज है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। इनिशियली स्टेज में आप मार्केट में इस पेन को लेने के लिए जाते थे, आपको क्या करता था, 25 रुपए लेते था सेलर और आपको ये पेन देता था, 25 रुपए में आप खरीद कर लेकर आते थे। ड्यू टू टैक्स आज जब आप मार्केट में गए तो सेलर आपको बोलता है कि जो पेन का प्राइस है वो 23 रुपए है, 23 रुपीज, क्योंकि नया इक्विलिब्रियम आपका ये पॉइंट है, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सेलर आपको बोलता है कि जो पेन का प्राइस है वो 23 रुपीज है। तो आपने क्या किया, 23 रुपीज पे कर दिया सेलर को। वहीं पे एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय खड़ा था, वो बोला कि अब 5 रुपए मेरे को भी निकालो। क्यों? क्योंकि टैक्स लगा है बायर के ऊपर, मतलब अगर आप सामान खरीद रहे हो मार्केट से तो हर एक पैन के ऊपर 5 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, ये 23 रुपए सेलर को दिए और 5 रुपए आप गवर्नमेंट को दोगे, तब जाके आप इस 28 पे पहुंचोगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो 28 वाला प्राइस है, दिस इज नथिंग बट टोटल प्राइस पेड बाय बायर? बोलो, यस। ये समझ में आ रहा है? ये जो 28 है, दिस इज नथिंग बट टोटल प्राइस पेड बाय बायर फॉर 1 यूनिट ऑफ पेन। और ये जो 23 है नीचे में, दिस इज नथिंग बट प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर फॉर 1 यूनिट ऑफ पेन। और जो बीच का 5 रुपए का डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो 5 रुपए कौन लेके गया? गवर्नमेंट लेके गया। बोलो, एग्री करते हो? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5 रुपए का जो टैक्स लगा था, जो कि गवर्नमेंट ये बोली थी कि जो 5 रुपए का टैक्स लगा है वो बायर पे लगा है, बट ये 5 का 5 रुपए सिर्फ बायर ही नहीं दे रहा है, ये कौन दे रहा है? सेलर भी कुछ न कुछ बर्डन उठा रहा है। पहले बायर को वही पेन 25 रुपए में मिलते थे और सेलर को वही पेन बेचने का 25 रुपए रिसीव होता था। आज जो है बायर को उसी पेन के लिए 28 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो बताओ बायर कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है? 3 रुपए। तो बचा हुआ 2 रुपए टैक्स का कौन दे रहा है? सेलर। सेलर को रिसीव कितना हो रहा है? 23 रुपए, 23 रुपीज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो टैक्स बायर पे लगा है 5 रुपए का, इसका बर्डन बायर और सेलर दोनों ही लेके चल रहा है? हाँ, तो यहाँ डबल टैक्सेशन नहीं है। एग्री कर रहे हो? ठीक है, बोलो, यहाँ तक समझ में आया? अब ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो। जैसे ही टैक्स लगा, जैसे ही मार्केट में किसी इस पेन के ऊपर टैक्स लगा, तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेन जो है महंगा हो गया। अगर ये पेन महंगा हो गया तो बायर क्या करेगा, अपनी डिमांड को कम करेगा। डिमांड को कम करेगा मतलब डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। जैसे ही डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड होगा, अब बताओ मार्केट में अगर किसी चीज का डिमांड कम हो जाए तो क्या उसका प्राइस कम होगा? बोलो। तो ये डिमांड जो पेन का कम हुआ, उसके वजह से मार्केट फोर्स के हेल्प से प्राइस भी पेन का कम हो गया, जो कि 23 रुपीज हुई। तो अब जब आप मार्केट में जाते तो पेन का प्राइस था, मार्केट वैल्यू था 23 रुपीज।
तो बायर ने 23 रुपए सेलर को दे दिया। अब एक्स्ट्रा 5 रुपए जो है गवर्नमेंट को भी बायर को देना है। तो बायर को एक ही पेन का कीमत जो है 23 रुपए उन्होंने सेलर को दिया, 5 रुपए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया, तो टोटल बायर ने पे किया 28। लेकिन सेलर के पास कितना रिसीव हुआ था? ओनली 23। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि जो पेन पहले 25 में मिलता था, आज वही पेन बायर को 28 में मिला। तो 3 रुपए एक्स्ट्रा बायर को लगे हैं। और वही पेन जो जिसके बदले में सेलर को 25 रुपए मिलते थे, वो आज बदले में सेलर को ओनली 23 रुपीज मिली है। तो 2 रुपए सेलर के भी जेब से गए हैं। तो 3 + 2 मिलाओगे तो 5 रुपए होंगे, जो कि गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट ने अगर बायर के ऊपर ही 5 रुपए का टैक्स लगाया, ये पूरा का पूरा 5 रुपए का बर्डन बायर नहीं उठा रहा, सेलर को भी उठाना पड़ रहा है। क्लियर है? यस सर। बट सर एक्चुअली तो पे कर रहा है हमारा कंज्यूमर ही। हाँ, एक्चुअली पे कर रहा है कंज्यूमर ही। लेकिन सामान यस जो जो सर। सामान को पहले सेलर 25 रुपए में बेच पा हाँ रहा वो था, तो उसको समझ आज में आ 23 रुपए गया। में दे रहा है। तो दो हाँ रुपए हाँ का वो तो तो बर्डन समझ है। में आ गया। ठीक है ना? वो समझ में है बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो वो पे हाँ, कर रहा है कंज्यूमर। एक्चुअली अकाउंट से ले रहा है कंज्यूमर का ही। ये सिंपल है ना। मान लेते हैं आप पिज्जा है, पिज्जा में टैक्स वैक्स अगर नहीं लगे, जैसे लेटर सपोज आप जब पिज्जा देखने जाते हो या डोमिनोज के ऐप ओपन करते हो, तो वहां पे आप क्या देखते हो कि नॉर्म जैसे पिज्जा का जो प्राइस है वो नॉर्मल है 230 240 इस तरीके से। जब ऐड टू कार्ट करते हो तो वही प्राइस 300 प्लस हो जाता है, 400 प्लस हो जाता है समटाइम्स। जैसे लेटर सपोज कई सारे आपने ऐड कर लिया, वहां पे आप क्या देख रहे हो कि सिंस टैक्स की वजह से या और भी कई सारे चार्जेस की वजह से जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या करते हो, किसी एक अमाउंट, किसी एक क्वांटिटी को रिमूव कर देते हो, चलो यार कम ले लेते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, पैसा तो आपने दिया टोटल किसको, बेसिकली गवर्नमेंट को आपने अपने जेब से दिया, बट इसका जो भुगतान है थोड़ा सेलर भी करता है। तो वही चीज यस यहाँ पे सर। कंसेप्ट। ओके, चलिए। तो पैसा पूरा दे रहा है बायर ही, लेकिन जो है बर्डन जो है वो दोनों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो बायर है वो उसको 3 रुपए ही ज्यादा देना पड़ेगा, और जो बचा हुआ 2 रुपए उसको सेलर की तरफ से मिला है। क्लियर? ये केस वन, इसको मैं नाम देता हूँ केस वन। अब एक बार केस टू को देखते हैं। हमारे पास आएगा केस टू। ध्यान से देखते हैं। मैं नॉर्मली फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि नॉर्मल मार्केट है हमारा। ये रहा क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई, और ये रहा प्राइस का एक्सिस। इकोनॉमी में नॉर्मल मार्केट फोर्सेस से डिमांड एंड सप्लाई चल रहा था। ये रहा डिमांड, एंड ये रहा आपका सप्लाई। दिस इज योर सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तो कहने का मतलब जब आप मार्केट इक्विलिब्रियम निकालोगे तो ये आपके पास आएगा प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस जिसको मैं मान लेते हैं हम 25 रुपीज है। और ये रहा आपके पास क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इकोनॉमी में इतनी क्वांटिटी चल रही थी, जो कि क्यूई है। ओके, तो ये रहा आपके पास इक्विलिब्रियम। और गवर्नमेंट आपके पास इकोनॉमी में आ रही है, इम्पोजेज टैक्स ऑन सेलर। इन्होंने सेलर पे टैक्स लगा दिया ऑफ ₹5 पर यूनिट। अब ध्यान से देखो, गवर्नमेंट मार्केट में आ रही है और उसने क्या किया, 5 रुपए सेलर के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब बताओ, अगर सेलर के ऊपर टैक्स लगा है तो कौन सा कर में चेंजेस आएगा, डिमांड कर या सप्लाई कर? सप्लाई को। सप्लाई को। किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट वार्ड या लेफ्ट वार्ड? लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड, वेरी गुड, बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर सकता हूँ पैरेलल। दिस इज योर न्यू सप्लाई कर S1। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जहां पे अब नया सप्लाई कर्व और जो पुराना डिमांड कर्व है वो इक्वेट हो रहा है, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2। और यहां से एक नया इक्विलिब्रियम प्राइस आया होगा और एक नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आया होगा। ठीक है? अब एक बात बताओ, जो दोनों सप्लाई कर्व के बीच का मैग्नीट्यूड है, जो कि ये है, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट टैक्स साइज? यस सर। यही आपका टैक्स साइज है। तो क्या जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो 5 रुपए से हुआ है, क्योंकि अगर इतने डिस्टेंस की वैल्यू 5 है तो ये डिस्टेंस 5 से कम होगा? बोलो। तो लेटर सपोज मैंने बोला ये डिस्टेंस जो है वो 28 का है, मतलब ये डिस्टेंस 3 यूनिट का है। चलो 28 नहीं रखते, इसको 27 रखते क्योंकि नीचे थोड़ा बड़ा है। ये डिस्टेंस 2 यूनिट का है। तो अगर ये 27 है, तो जो यहां से आया होगा पॉइंट 22। ये वाला पॉइंट, दैट विल बी 22।
क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, 5 यूनिट का है, इतना। बोलो, आप ध्यान से देखो आज क्या हुआ सर मार्केट में। आज, यस बोलो। सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए जस्ट। चलो दोबारा करता हूँ मैं। जैसे ही मार्केट में गवर्नमेंट आकर सप्लायर के ऊपर टैक्स लगाती है, सेलर के ऊपर टैक्स लगाती है, तो आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड, कुछ इस तरीके से। सप्लाई कर्व जैसे ही शिफ्ट हुआ लेफ्टवर्ड, तो हमेशा जो मार्केट प्राइस आपका आता है वो सप्लाई एंड डिमांड को इक्वेट करके आता है। तो सप्लाई एंड डिमांड को इक्वेट करके जो मार्केट प्राइस आया वो ये E2 पे आया। और इस E2 के करस्पॉन्ड में जो मार्केट वैल्यू आई है इस पेन की, वो आई है 27 रुपीज। अब जो एज ए बायर मैं मार्केट में जाऊंगा इस पेन को परचेज करने के लिए, तो मेरे को मार्केट वैल्यू देनी पड़ेगी पेन का। तो पेन का मैंने मार्केट वैल्यू दिया 27 रुपीज। तो आपने 27, एज ए बायर आपने 27 रुपये मार्केट में सेलर को दे दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट प्राइस पेड बाय बायर। आज जो गवर्नमेंट मार्केट में आएगी तो बताओ किससे टैक्स का पैसा लेगी, सेलर से या बायर से? सेलर को। सेलर से। तो सेलर के पास कितना पैसा आया था इस पेन का, 27 रुपये 27। और उसको बोला कि ट्वेंटी यस सर। सेवन तो आपके पास आया है, उसमें से 5 रुपए मेरे को दो टैक्स का। तो टैक्स का 5 रुपए दोगे तो सेलर के पास कितना बचेगा, 22 रुपए 22। 20। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नीचे वाला जो 22 है दिस इज नथिंग बट प्राइस रिसीव्ड बाय दी सेलर। यस सर। तो आज भी सर यही है आपका ऊपर वाला, यस। सर ये जो 27 हमने अमाउंट लिया है, ये हमने अजम्पशन के बेसिस पे लिया है या कैलकुलेट करके लिया नहीं, है? अजम्पशन अजम्पशन नॉर्मल नंबर ले रहे हैं हम लोग, बस समझने के लिए। ओके। तो आज ये भी ऊपर वाला जो अमाउंट है वो प्राइस पेड बाय बायर है, और नीचे वाला जो अमाउंट है वो प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर है। और बीच का जो 5 रुपए है वो गवर्नमेंट लेके चला गया। पुराने वाले केस में क्या हुआ था, पुराने वाले केस में जब टैक्स बायर को पे करना था तो ऑन दैट टाइम मार्केट प्राइस आया था आपका 23, क्योंकि मार्केट प्राइस कहाँ आता है, जहां पे आपका डिमांड एंड सप्लाई इक्वेट कर रहा हो। तो पुराने वाले केस में डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे इक्वेट कर रहा था नया वाला, तो मार्केट प्राइस आ रहा था 23। लेकिन पुराने वाले केस में, मतलब इस वाले केस में, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आएगा वो टैक्स का पैसा लेगा किससे, वो टैक्स का पैसा लेगा बायर से। तो एज ए बायर आप मार्केट में गए थे, आपने 23 रुपए में ये पेन खरीदा और 5 रुपए दिया किसको, टैक्स को, मतलब गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय को। तो टोटल आपको पे करने पड़े थे 28। तो 28 जो था आपका क्या था, प्राइस पेड बाय बायर। और सेलर को ओनली 23 मिला, जो पैसा मिला था बस वही सेलर के पास रह गया। दूसरी आपके पास सेकंड केस जो आया, तो सेकंड केस में आपका जो मार्केट सर प्राइस आया वही पहले से हाई आ गया 27। यस। सर जो फर्स्ट केस है सर उसमें भी तो ये हो सकता है ना कि जैसे हम उसमें 27 उसको कंसिडर कर लें एंड 22 इसको कंसिडर कर लें। ये केस हाँ भी तो कर हो सकता सकते है। हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा कि डिस्टेंस ऊपर वाला छोटा था, नीचे वाला बड़ा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके। ठीक है। ओके सर। हाँ, देखने में तो लगे भी तो सही कि वो सही चल रहा है डायग्राम। ऊपर में मैंने देखा कि ऊपर वाला डिस्टेंस छोटा था, नीचे वाला बड़ा था। तो नीचे वाला छोटा था, ऊपर वाला बड़ा था, इसलिए ऊपर वाले को मैंने 3 दे दिया, नीचे वाले को 2 दे दिया। कुछ इस तरीके से आप जब कैलकुलेशन करोगे उस टाइम पे आपको न्यूमेरिकल सिखाया जाएगा। बट नॉर्मली आपको ये बस समझना है कि जब बायर पे टैक्स लग रहा था तो ऑन दैट टाइम जो मार्केट प्राइस आ रहा था वो 23 आ रहा था, नीचे मार्केट प्राइस फॉल हो रही थी। और उस मार्केट प्राइस में बायर अपना टैक्स का पैसा लगाकर एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा था, जो कि था 28 रुपीज। तो ये था प्राइस पेड बाय द बायर, और 23 इज प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर। नीचे वाले डायग्राम में क्या हो रहा था, जो आपका मार्केट प्राइस आ रहा था वही हाई आ रहा था, क्योंकि आज जो है एज ए बायर मेरे को टोटल पैसा सिर्फ सेलर को देना है, बाकी किसी और को नहीं देना है। तो मैंने 27 रुपीज जाके सेलर को थमा दिए। अब सेलर से गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आया और 5 रुपए ले लिया, तो सेलर के पास कितना बचा, 22। तो आज भी प्राइस पेड बाय द बायर 27 है एंड प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर 22 है। इसको 28 एंड 23 की तरह आप समझ सकते हो अगर डायग्राम सेम ऊपर जैसा बनाते तो। क्लियर है? यस सर। तो क्या क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जो टैक्स है वो सेलर के पे ऊपर भी लगेगा, तब भी जो टैक्स का अमाउंट है वो बायर एंड सेलर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज भी 25 रुपए का सामान के लिए बायर को पे करना पड़ा 27 और सेलर को रिसीव हुआ 22। तो देखा जाए तो दोनों ने क्या किया है, 5 रुपए को थोड़े थोड़े करके डिस्ट्रीब्यूट किया है। 5 रुपए का बर्डन थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट किया है। यस सर। ओके। तो क्या मैं इन दोनों चीजों से ये लिख सकता हूँ, गवर्नमेंट imposes tax either on buyer or seller
द टैक्स अमाउंट या द टैक्स बर्डन will distributed between both, बोलो, ये लाइन लिख सकते यस हैं। सर। गवर्नमेंट टैक्स जो है या तो इक्वली बायर पे लगा, क्या बोले, क्या क्या डाउट है? ये इक्वली होगा या? नहीं, इक्वली नहीं होगा, ये क्या होगा वो अभी हम लोग सीखेंगे। लेकिन नॉर्मल बस आपको इतना देखना है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही है, जो टैक्स का बर्डन है नॉर्मल केस में वो दोनों बायर एंड सेलर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो। क्लियर? अब जो क्वेश्चन आपका आ रहा है कि सर किसके ऊपर कितना टैक्स का बर्डन आएगा, वो अब हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहले आपको यहां तक समझ में आ गया कि टैक्स बायर पे लगेगा तो डिमांड की तरफ शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड, प्राइस जो है बायर के लिए बढ़ जाएगी। टैक्स अगर सेलर पे लगेगा तो डिमांड सप्लाई की तरफ शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड, और प्राइस में जो टैक्स अमाउंट है वो सेलर का मतलब क्वांटिटी सप्लाई में जो टी है वो प्राइस से माइनस हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने ऊपर में दो केसेस पढ़े। फिर मैंने क्या देखा कि चाहे गवर्नमेंट बायर पे लगाए टैक्स या सेलर के ऊपर टैक्स लगाए, जो टैक्स का बर्डन है वो दोनों शेयर करेंगे, मतलब दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यस सर। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो अब आपके पास कंसेप्ट है दैट इज इलास्टिसिटी एंड टैक्सेशन। कहता है अभी जो हम लोगों ने देखा कि जो टैक्स लग रहा है इधर ऑन बायर और सेलर, जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बर्डन जो है वो बर्डन सेलर और बायर दोनों कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन किसके ऊपर कितना बर्डन आएगा वो किस पे डिपेंड करता है? तो कहता है वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर में, कि किसका इलास्टिसिटी क्या है। ओके, तो यही चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सभी एग्री करो, जब नॉर्मली हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव टर्म में आएगा। इसी नेगेटिव टर्म को हम लोग एलिमिनेट करने के लिए एक बाहर माइनस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। एग्री करते हो? यस और सर। यस जब सर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नॉर्मली निकालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं नॉर्मल बिना माइनस लगाए हुए या बिना एब्सोल्यूट टर्म को लिए हुए इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही बड़ा आएगा? बोलो। यस सर सर। इसीलिए कैन यू प्लीज इस बात को रिपीट? ध्यान रखना लाइफ में हमेशा कि कभी भी स्लोप और इलास्टिसिटी जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसको हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में कंपेयर करते हैं। स्लोप को और इलास्टिसिटी को कभी भी हम कंपेयर करते हैं बेसिकली दो इलास्टिसिटी या दो स्लोप के बीच में, तो हमेशा उसके एब्सोल्यूट टर्म को कंपेयर करते हैं। क्लियर है? सर ये मॉड्यूलस है? यस, मॉडुलस है एब्सोल्यूट टर्म। ओके। ठीक है, तो मॉड ऑफ माइनस सी बी सी आ जाएगा ना, इसलिए। तो हमेशा हम लोग इलास्टिसिटी को कंपेयर जब भी करेंगे दो इलास्टिसिटी को तो उसके एब्सोल्यूट टर्म को कंपेयर करेंगे रेदर देन की नॉर्मल टर्म। ओके, चलिए। तो मैंने ना यहाँ पे दो केसेस लिए हैं और उस दो केसेस से देखते हैं कि किस, यस एलियन किसी का डाउट है तो। ओके, तो मैं यहाँ पे दो केसेस का डायग्राम बना, आई होप आपको बेसिकली पिछले क्लासेस का कुछ टॉपिक याद हो। ठीक है, पहला केस में ये मैं ये ले रहा हूँ कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका एब्सोल्यूट टर्म वो लेस देन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। पहला केस ये। दूसरा केस मैं ये ले रहा हूँ जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। ओके, तो दो मैंने केसेस लिए हैं। ठीक है, अब पहला केसेस के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ ये भी क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई होगा, ये भी क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई होगा। ये आपके पास आएगा प्राइस, यहाँ पे आपके पास आएगा प्राइस। चलिए, सबसे पहले केस में मैंने लिखा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। तो क्या आप लोग एग्री करते हो जिसकी इलास्टिसिटी जितनी कम होती है उसका डायग्राम उतना स्टीपर बनता है? यस सर। यस सबको क्लियर है? लेस इलास्टिक का याद करो, लेस इन इलास्टिक का डायग्राम स्टीपर बनता था
और मोर इलास्टिक का डायग्राम फ्लैटर बनता था। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोगों ने सीखा था कि जब इलास्टिक लेस देन 1 होगा तो डायग्राम स्टीपर, ग्रेटर देन 1 होगा तो डायग्राम फ्लैटर, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बेसिकली इस तरीके से लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 से याद मत करो, आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि जिसकी इलास्टिसिटी जितनी कम होती है उसका डायग्राम उतना स्टीपर बनता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहले वाले केस में मेरे लिए डिमांड का इलास्टिसिटी कम है इन कंपेयर टू सप्लाई का, तो मैंने क्या किया, डिमांड कर्व को रिलेटिवली स्टीपर बनाया, एंड सप्लाई कर्व को मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया या रिलेटिवली फ्लैटर बना दिया, कुछ इस तरीके से। क्लियर है सभी को? यस सर। दूसरे पार्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा है इन कंपेयर टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से, तो दूसरे पार्ट के लिए मैंने क्या किया, सप्लाई कर्व को बना दिया रिलेटिवली स्टीपर और डिमांड कर्व को बना दिया रिलेटिवली फ्लैट। क्लियर है? यस। बोलो दोनों डायग्राम। चलो, तो मान लेते हैं अपने गिवन इलास्टिसिटी की हेल्प से मैंने दो डायग्राम ड्रॉ कर दिए और दोनों से मैं मार्केट फोर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल रहा हूं। तो ये कहता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और यहाँ से जो मार्केट प्राइस है वो ये, इनिशियल मार्केट प्राइस ये है, लेटर सपोज P1, और इनिशियल जो क्वांटिटी है वो लेटर सपोज ये है Q1। यहाँ पे भी ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो इनिशियल आपके पास मार्केट प्राइस है दैट इज दिस, जिसको आप बोलते हो P1, और इनिशियल क्वांटिटी जो कि ये, जिसको आप बोलते हो Q1, कुछ इस तरीके से। ओके, आप ध्यान से, अगर आपने पूरा पहले वाले दो तीन जो डायग्राम आपने देखे, तो क्या मैं आपको बोल सकता हूँ जो टेक्स्ट साइज होता है, जो टेक्स्ट साइज होता है वो हम लोग क्या कर रहे हैं इन दोनों डायग्राम के बीच में, लेकर सपोज अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे बनाता, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, और सिंस जो है 5 रुपए का टैक्स साइज जो है सप्लाई के ऊपर लगा है, सेलर के ऊपर लगा है, तो मैं 5 रुपए का एक टैक्स साइज ड्रॉ कर देता, और ये 5 रुपए का डिस्टेंस है तो इस पॉइंट से एक सप्लाई तरफ जा रहा हूँ। बोलो, यस सर। यही चीज होता है ना, यही तो हुआ, डिमांड सप्लाई, और 5 रुपए का मैंने टैक्स लगा दिया तो उस पॉइंट से एक सप्लाई तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम टैक्स साइज, अच्छा टैक्स साइज लगाने के बाद जो ऊपर का पॉइंट होता है वो है होता है प्राइस पेड बाय बायर, और जो नीचे का पॉइंट होता है प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर होता है। बोलो। यस। चलो हाँ अब सर। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, हमें ये पता है कि टैक्स किसी के ऊपर लगे, चाहे बायर के ऊपर लगे या सेलर के ऊपर लगे, टैक्स का बर्डन तो पे किसको करना पड़ेगा, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने लिखा लेटर सपोज हमारे पास में एक टैक्स साइज है, वो टैक्स साइज कौन सा है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ क्या होगा टैक्स साइज। मैंने बोला ये रहा टैक्स साइज, यहाँ पे टी की वैल्यू कुछ है, लेट सपोज T = 5, 6, 2 कुछ भी है, तो मैंने बोला ये एक टैक्स साइज है, मतलब सेम इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स लग रहा है दोनों केसेस में, और मुझे ये देखना है कि कौन से केसेस में क्या होता है, ये एक सेम इक्वल अमाउंट। तो मैंने पहले वाले इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, पहले वाले डायग्राम में कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं हम लोग टैक्स साइज। थोड़ा और इसको मुझे अंदर लाना पड़ेगा, चलो ये थोड़ा सा ना ऐसा, तो एक और रैंडम नेचर में देखते हैं। हमने बोला ये रहा टैक्स साइज, वो वाला अमाउंट जो है वो ये, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? बोलो। अब यस। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो ऊपर वाला अमाउंट होगा, ये जो प्राइस आएगा ये प्राइस किसका होगा, पेड बाय बायर, यस सर। पीबी, और जो ये नीचे वाला प्राइस आया हुआ होगा, ये जो प्राइस होगा वो प्राइस किसका होगा, रिसीव्ड बाय द सेलर, यस सर। जिसको हम लोग बोलते हैं सपोज PS। अब बताओ कि किसके ऊपर बर्डन ज्यादा है, कौन टैक्स का बर्डन ज्यादा ले रहा है, सेलर या बायर? बाय। बायर बाय। ज्यादा, सपोज अगर ये 25 है तो ये रहा होगा 29 और ये रहा होगा 24, तो 5 रुपए का टैक्स में 1 रुपए का बर्डन ले रहा है सेलर, 4 रुपए का बर्डन ले रहा है बायर। तो जब बायर का इलास्टिसिटी लेस है तो ऑन दैट टाइम जो टैक्स का बर्डन भी है
वो बायर पे ज्यादा पड़ रहा है। अगर मैं इसी सेम अमाउंट को यहाँ पे लगाऊं, सेम अमाउंट कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये रहा वो सेम अमाउंट। क्या ये दोनों आपको लाइन का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है? थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बाकी तो सेम है अप्रोक्सीमेटली। Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो ऊपर वाला अमाउंट आता है किसके लिए आता है? पेड बाय बायर। नीचे वाला अमाउंट किसके लिए आता है? रिसीव्ड बाय सेलर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस केस में सेलर के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ा है और बायर के ऊपर थोड़ा कम पड़ा है? Yes, sir. तो हम यस। लोग क्या यहाँ से एक चीज जज कर सकते हैं कि जो बर्डन है शेयर का, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। और इनफैक्ट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड बर्डन ऑफ शेयर। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो बायर के ऊपर बर्डन ज्यादा होगा, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है तो बायर के ऊपर बर्डन कम होगा। बोलो। Yes, sir. यस, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, एनीवन। जिसकी इलास्टिसिटी जितनी कम होगी उसको उतना ज्यादा बर्डन सहना होगा, और जिसकी इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसको उतना कम बर्डन से सहना होगा। जब आप सर पहला वाला डायग्राम देखोगे, यस, सर ये वो वाला केस है जिसमें बायर वो सॉरी सेलर के ऊपर लग रहा है टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा। बोल सकते हो सेलर लगे या बायर लगे। अगर लेटेस्ट क्योंकि सपोज सर मैं वो बोलता हूँ बायर, देखो देखो, नहीं दोनों केस चलेगा। लेटेस्ट सपोज मैं बोलता हूँ बायर पे लगा है, तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, मान लेते यस हैं सर ऐसा। वो तो फिर अगर सेलर यस पे लगा है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। दोनों केस में बात तो बराबर ही है। ये किसी पे लगाओ सबके लिए अप्लीकेबल है। समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ लेटेस्ट सपोज पहले वाले डायग्राम, लेटेस्ट सपोज सेलर पे लगा था, तो सेलर की वजह से क्या होता है? सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है लेफ्टवर्ड। सिनेरियो आपका यही आएगा। यस कहते नहीं नहीं सेलर पे नहीं लगा था, बायर पे लगा था, तो फिर क्या होता? डिमांड कर्व शिफ्ट करता, राइट? सही, इस तरीके से डिमांड कर्व शिफ्ट करता कुछ इस तरीके से लेफ्टवर्ड। यस बस बात देखिए किसी पे भी नहीं। बस टैक्स साइज आपका डिपेंड करता है, ऊपर से जो प्राइस आती है ऊपर वाली वैल्यू, वो प्राइस पेड बाय दी बायर होता है, और नीचे वाली वैल्यू प्राइस रिसीव्ड बाय दी सेलर होती है। आपको ये समझना है कि टैक्स का बर्डन तो दोनों शेयर करेगा, दोनों के ऊपर लगेगा, बट किसके ऊपर कितना लगेगा डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जिसकी इलास्टिसिटी जितनी कम होगी उसको उतना ज्यादा बर्डन सहना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हो सब तो? बोलो। Yes, sir. यस सर। क्या मैं लिख सकता हूँ बर्डन ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। In fact, there is inverse relationship between burden of taxpayer and elasticity of demand and supply। या इलास्टिसिटी आप नॉर्मल लिख लो, इलास्टिसिटी। और बीच में भी यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स शेयर लिख लो। क्या इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट? No. नो ये सर। इंपॉर्टेंट सर इसके स्टेटमेंट है। नोट्स हमें मिलेंगे ग्रुप पे? हाँ, ये मिल जाएगा आपको ग्रुप में, जो मैं अभी लिख रहा हूँ बस यही मिलेगा। ओके सर। बाकी नोट्स भी मैंने दे दिए, पहले अपलोड कर दिया ऐप के ऊपर में, वहां पे सारे चीज ये सब पहले से हाँ एक्सप्लेन सर किया वो हुआ है। चेक करा था मैंने। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक आगे बढ़े? सर। यस। सर अगर इक्वल होंगे दोनों को इलास्टिसिटी तो दोनों को इक्वल शेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों इक्वल शेयर करें। अब हम बना के देखते हैं। अगर इक्वल होगा ओके इलास्टिसिटी तो दोनों को इक्वल शेयर करना पड़ेगा। ओके आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर मान लेते इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, अगर मान लेते ऐसा हम सिनेरियो दिख रहा है मेरे को कि जो टैक्स का बर्डन है वो या तो बायर के ऊपर ज्यादा हो सकता है या तो सेलर के ऊपर ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा भी तो सिनेरियो होगा जिस टाइम पे टैक्स का बर्डन या तो पूरा का पूरा बायर पे हो या तो पूरा का पूरा सेलर पे हो। अगर बर्डन जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके,
तो क्यों ना बायर क्या करे, पूरा का पूरा बर्डन सेलर पे दे दे, या तो क्यों ना सेलर क्या करे, पूरा का पूरा बर्डन बायर पे दे दे। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। यस, ऐसा भी सिनेरियो एग्जिस्ट कर सकता है, बट वो भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ही ऊपर। तो अभी हमने क्या देखा, एक नॉर्मल इलास्टिसिटी में कि जिसकी इलास्टिसिटी जितनी छोटी होगी उसको बर्डन उतना ज्यादा लेना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा स्पेशल केस में देखते हैं, जहां पे कि पूरा का पूरा बर्डन या तो बायर लेगा या तो सेलर लेगा। और स्पेशल केस क्या है, ध्यान से देखो। मैंने एक केस लिया जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि जो बायर का डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व या डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है। और एक केस में ये ले रहा हूं, ओके, जो सप्लाई है, सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या मैं बोल सकता हूँ ये इलास्टिसिटी का एक स्पेशल केस होता है, इक्वल टू वन, या इक्वल टू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या इक्वल टू जीरो। ओके। अब डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। चार डायग्राम देखेंगे बट नॉर्मल कुछ इस तरीके से फिलहाल। चलो, मैंने लिखा यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई, और ये लिखा मैंने प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई, और यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस। अब मेरे को एक बात बताओ, जब डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, कहने का मतलब वो नेसेसिटीज गुड्स जिसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर यूनिट क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस कुछ भी हो जाए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो परफेक्टली इनइलास्टिक का डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल टू कुछ इस तरीके से होता है, सभी को पता है। मतलब कि प्राइस कुछ भी हो, मेरे को इतना क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए। दिस इज योर डिमांड कर्व इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, जैसे Yes, sir. मेडिसिन हो गए। ओके। सिमिलरली जब हम लोग सप्लाई की बात करते हैं, जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो वो भी क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये सप्लाई कर, ये क्या हो गया कि मैं ऐसे क्वांटिटी को सेल कर रहा हूं या ऐसे बेसिकली काम कर रहा हूं जहां पे मेरे को ये क्वांटिटी तो बेचना ही बेचना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस कुछ भी हो। मान लेते हैं कि मैं ना, मेरे पास 5 बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग में 25 फ्लैट है। तो प्राइस मेरे को रेंट कुछ भी आ रहा हो, मार्केट का प्राइस अगर फॉल भी करेगा तब भी मैं वो 25 के 25 फ्लैट को रेंट पे लगाऊंगा। मार्केट का प्राइस बढ़ भी जाएगा तब भी मैं 25 के 25 फ्लैट को रेंट पे लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को लगाना जरूरी है। या फिर सपोज मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं वेजिटेबल की मैं बात करता हूँ, जो बेसिकली कच्चा सामान होता है। जब आप बड़े बड़े मंडी में देखोगे तो एक समय ऐसा आता है कि प्राइस कुछ भी दे, जो ऑनर है, जो सब्जी बेच रहा है, जो वेजिटेबल बेच रहा है, उसको उस प्राइस से सामान को बेचना है, क्योंकि अगर बेचेगा नहीं तो कल खराब हो जाएगा। क्लियर। तो उस टाइम पे Yes, उसके लिए सप्लायर के लिए परफेक्ट इनइलास्टिक होता है डायग्राम। तो जब भी किसी भी पर्टिकुलर डिमांड या सप्लाई का इलास्टिसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो ऑन दैट टाइम उसका कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है। क्लियर है। आ गया। तो इस टाइम पे मैंने बोला जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक था तो सप्लाई नॉर्मल था, सप्लाई कर्व इज नॉर्मल। और दूसरे केस में जब हमारे पास सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक था तो डिमांड इज नॉर्मल, डिमांड कर्व इज नॉर्मल। कुछ इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ क्या, तो ये टेक्स्ट का साइज है। मान लेते कोई भी एक टेक्स्ट का साइज ले ले थोड़ा सा, सब चलो ठीक है, मान लेते ये एक टेक्स्ट का साइज है, जिससे कि मान लेते ऐसा ना करके, चलो, या थोड़ा आप ऐसा करोगे, बट ठीक है, ये देखते हैं इसमें ही करें, इसी डायग्राम में ड्रॉ करके। ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस था, और यहां से भी आपके पास ये इक्विलिब्रियम प्राइस था। P1, P1, जो टैक्स लगता है उसको कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चलो 5 रुपए का टैक्स लगा, कुछ इस तरीके से सेलर पे लगा होगा, इधर बायर पे लगा होगा। या इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर से रिलेट करने के लिए मैं ना थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, सो डैट कि आपको ना प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा इसको फ्लैटर बना दे रहा हूँ या नॉर्मल बना देता हूँ, कुछ ऐसा। सर यस।
सर इसमें हम जो सप्लाई फर्स्ट केस में है उसको फ्लैटर भी ले सकते हैं एंड स्टीपर भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते यस, सप्लाई तो हैं। कुछ और भी ले सकते हैं, उस लेकिन नहीं, लेकिन उसमें नॉर्मल ले डिमांड को। सकते हैं, नहीं कुछ नहीं ले सकते, सॉरी फ्रॉम से कुछ ही नहीं ले सकते, नॉर्मल लेंगे। पहले केस में सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बताया, अगर कभी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है तो उसको हम नॉर्मल लेते हैं, यूनिवर्सल चीज को लेते हैं। ओके तो यहाँ हम नॉर्मल सप्लाई कर बनाएंगे, क्लियर। ओके ओके। तो यहाँ पे मैं क्या बोल, अगर मान लेते हैं यहाँ पे टैक्स लगता है किसी भी तरीके से, ये रहा पहले वाला इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या टैक्स लगने के बाद जो मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, क्या बायर आज भी इतना ही क्वांटिटी परचेज करेगा ही करेगा, बोलो। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो टैक्स लगेगा, जो भी टैक्स का साइज, लेट अस सपोज दिस, और इससे जो भी आ रहा है प्राइस पेड बाय बायर, पीबी, ये पूरा का पूरा टैक्स कौन पे कर रहा होगा? बायर। बाय। बायर कर रहा होगा पे। तो जिस टाइम पे डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा, ऑन दैट टाइम टैक्स का पूरा बर्डन बायर को पे करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब क्यों करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। पहली बात, तो अगर मान लेते हैं बायर पे लग गया, लेट अस सपोज बायर पे लग गया टैक्स, बायर तो अपने डिमांड को चेंज करेगा नहीं। बायर क्या अपना डिमांड को चेंज करेगा? अगर डिमांड को चेंज कर देगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक का कंसेप्ट ही नहीं बचा। बायर को तो ये क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और किसी वजह से मान लेते हैं सेलर के ऊपर लग गया टैक्स, तो सेलर क्या करेगा, अपने डिमांड को, सॉरी सप्लाई को लेफ्ट वार्ड शिफ्ट कर देगा। फिर से आप इसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और ये पैसा जो है कौन पे कर रहा है? बायर पे कर रहा है। और रिसीप्ट सेलर के पास जो हो रहा है वो P1 हो रहा है, आज भी P1 ही ले रहा है वो, मतलब यही आपका टैक्स साइज है। तो कहने का मतलब कुछ भी हो, बायर पे लगे या सेलर पे लगे, टैक्स का बर्डन तो अभी बायर को ही पे करना पड़ेगा पूरा का पूरा। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। जब मैं इस तरफ आऊंगा, आज पहली बार जो है टैक्स लगा किसी के भी ऊपर, लेकिन जो टैक्स का साइज है, जो भी टैक्स का साइज है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो कौन पे करेगा? ये रहा, ऊपर वाला प्राइस होता है पेड बाय बायर, और नीचे वाला प्राइस होता है रिसीव्ड बाय सेलर। जो टैक्स का पूरा मैग्नीट्यूड है वो कौन पे करेगा, बताओ? सेलर। सेलर। क्यों होगा? सेल क्योंकि आज अगर सप्लाई, तो मेरी बात सुनो पहले, आज जो सप्लाई पे मान लीजिए सेलर पे टैक्स लगता है, तो सेलर अपना सप्लाई कर शिफ्ट नहीं कर सकता। सेलर अपना सप्लाई कर शिफ्ट नहीं कर सकता, तो उसको ऑटोमेटिकली उतने सप्लाई को बेचने के लिए प्राइस को कम करना पड़ेगा, उतनी क्वांटिटी को बेचने के लिए। क्योंकि अगर सेलर ये चाहता है कि बायर भी टैक्स पे करे, तो बायर तो अपना डिमांड को कम कर लेगा, और बायर अपना डिमांड कम कर लेगा तो इतने क्वांटिटी सेलर बेच नहीं सकता। तो पूरा का पूरा पैसा कौन देगा? सेलर ही देगा। अगर मान लेते हैं टैक्स बायर पे लगता है, तो बायर क्या करेगा? अपने डिमांड को कम कर लेगा, और वो डिमांड कर कुछ इस तरीके से चेंज होगा। और अगेन इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए सेलर को अपना प्राइस फॉल करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा पैसा जो टैक्स का है वो सेलर ही पे करेगा। अब बताओ क्या डाउट है किसी को? सर जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो उसमें पूरा जो टैक्स होगा वो सेलर पे करेगा। हाँ, पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन सेलर लेगा अपने ऊपर, यस। इस वाले केस में फुल टैक्स बर्डन ऑन बायर, और इस वाले केस में फुल टैक्स बर्डन, यस। सर एक बार ये जो क्वांटिटी रिलेटेड है ये कर हमने, एक बार उसको एक्सप्लेन करते हैं जैसे क्वांटिटी करनी क्वांटिटी चाहिए मतलब करने कहने के का लिए। मतलब ये है, ये सप्लाई परफेक्ट इनइलास्टिक है ना, तो इसका यही यस। मतलब है कि सेलर चाह के भी अपनी क्वांटिटी को कम नहीं कर सकता, कम बेसी नहीं कर सकता, ये इतना क्वांटिटी पे फिक्स रहेगा। ठीक है? तो किसी वजह से मान लेते हैं आके गवर्नमेंट कहता है कि सेलर को कि टैक्स आप पे मैं लगाऊंगा, तो ऑन दैट टाइम भी सेलर को जो है टैक्स का पैसा देना पड़ेगा अपने अंदर से ही। क्योंकि अगर सेलर ये चाहेगा कि मैं टैक्स का पैसा कुछ बायर से ले लूं, तो टैक्स का पैसा कुछ बायर से लेने के लिए सेलर को क्या करना पड़ेगा? अपने प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही अपना प्राइस बढ़ाएगा सेलर, तो डिमांड फॉल हो जाएगी, और डिमांड फॉल हो नहीं सकती, क्योंकि सेलर को किसी भी हालत में ये क्यों बेचना ही बेचना है। तो इस केस में भी पूरा का पूरा टैक्स बर्डन सेलर ही लेगा। अगर दूसरा केस देखते हैं कि मान लेते हैं गवर्नमेंट ने सेलर पे टैक्स नहीं लगाया, बायर पे टैक्स लगा दिया, तो बायर तो ऑटोमेटिकली अपना डिमांड क्या कर देगा? फॉल करा देगा।
बायर पे टैक्स, बायर अपने डिमांड को चेंज कर सकता है, क्योंकि बायर के लिए किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ। तो बायर अपना डिमांड फॉलो करेगा। लेकिन अगर जब बायर डिमांड अपना फॉलो करेगा और सेलर को इतनी क्वांटिटी बेचनी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा। और ये नया इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है, प्राइस में फॉल आ रहा है। तो पूरा का पूरा जो प्राइस फॉल आ रहा है, ये नीचे वाला प्राइस किसको मिलता है, रिसीव्ड बाय सेलर। तो टैक्स का पूरा जो यूनिट है वो कौन पे कर रहा है, सेलर ही पे कर रहा है, क्योंकि सेलर को इतना सामान बेचना ही बेचना है। क्लियर? ओके। एनी और किसी को डाउट? आगे बढ़े, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो। यस सर। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ और स्पेशल केस देखते हैं। वी हैव थर्ड वन। मैंने बोला इस बार जो आपका डिमांड कर्व है, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। और जो आपका फोर्थ वन केस है, जहां पे मैंने बोला सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, नॉट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, या इसको मोर इलास्टिक से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर मोर इलास्टिक भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। चलिए, दोनों केस में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर डिमांड आपका परफेक्टली इलास्टिक है और यू कैन से मोर इलास्टिक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो डिमांड कर्व बनेगा वो बनेगा आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका यस क्या सर। मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी, मतलब किसी भी इस कमोडिटी के लिए आप इस प्राइस से ज्यादा नहीं दे सकते। और थोड़ा बेसिक मतलब समझाओ ना, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। जस्ट वन मिनट, ये नोट कर दो। हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि अगर इकोनॉमी में इस कमोडिटी का, जो भी कमोडिटी है यहाँ पे, लेट अस सपोज गुड एक्स है, गुड एक्स का प्राइस पी होगा, तो जो बायर है वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग डिमांड करेगा जो भी उसको लेना है। अगर सेलर इस प्राइस से ऊपर कर देता है प्राइस को, तो बायर ऑटोमेटिकली 0 यूनिट लेना चालू कर देगा। मतलब इससे नीचे प्राइस, मतलब सॉरी, इससे ऊपर प्राइस बायर देना ही नहीं चाहेगा। तो पता है, जब आप देखोगे बुक में तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, या इस तरीके से आप पढ़ोगे कि अगर प्राइस पी से आगे जाता है तो इस टाइम पे जो क्वांटिटी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बायर P रुपया से यस सर। ज्यादा नहीं देना चाहेगा। और अगर प्राइस पी से नीचे आता है तो क्वांटिटी वुड बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन आपको बस ये समझना है, इतना ज्यादा डीप में ना जाते हुए, आपको बस अभी यहाँ ये समझना है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए डिमांड परफेक्टली मोर इलास्टिक है, तो उस टाइम पे बायर का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए वो मैक्सिमम इतना ही प्राइस पे कर सकता है, इससे ज्यादा प्राइस नहीं पे करेगा। क्लियर है? तो सारा बर्डन सेलर पे आ गया। हाँ। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इस वाले सिनेरियो में, तो इस टाइम पे जब परफेक्ट सप्लाई परफेक्टली आपका इलास्टिक है, तो सप्लाई कर विल रिलेटिवली, तो जब सप्लाई कर विल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस टाइम पे ये सप्लाई कर बनेगा। इसका क्या मतलब है कि जो सेलर है, कोई भी कमोडिटी को जो बेच रहा है, वो इस प्राइस से कम में नहीं बेच सकता, चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी क्यों ना ले लो। अगर आप इस प्राइस से कम दोगे तो वो 0 कर देगा क्वांटिटी को। और इस प्राइस से जब ऊपर करोगे तो फिर वो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा। तो आपको ये नहीं समझना, बस ये समझना है कि बेसिकली सेलर यहाँ पे पी, जो रुपीज का प्राइस है, मान लेते पी ई मान लो, इससे कम प्राइस में सामान नहीं देगा। और पहले, सर यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है क्या? एनीवे कोई यस। डाउट पूछो। यस, डाउट है किसी का? सर वो प्राइस कांस्टेंट पूछ रहे हैं, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा दोनों ग्राफ में। हाँ, इस तरीके से बोल सकते, बाकी समझना है समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सर सप्लाई कर्व में नॉर्मल बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे सप्लाई कर्व नॉर्मल बनाऊंगा, दिस इज योर सप्लाई। और यहाँ पे मैं डिमांड कर्व नॉर्मल बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे डिमांड कर्व नॉर्मल बनाऊंगा। जब आज यहाँ पे टैक्स लगेगा, तो टैक्स का पूरा बर्डन, लेकिन तो ये रहा टैक्स, ये लग गया टैक्स, जो टैक्स का पूरा बर्डन है, बताओ नीचे का प्राइस किसके लिए होता है, सेलर के लिए या बायर के लिए? सेलर। सेलर के लिए। तो ये क्या है, प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा का पूरा जो टैक्स का बर्डन है, ये मैग्नीट्यूड, ये पूरा का पूरा कौन पे कर रहा है? सेलर। यस चलो। सर। तो फुल ये टैक्स बर्डन शेयर या पेड बाय सेलर। जब मैं इस तरफ आऊंगा, आज जो कोई भी टैक्स लगेगा, ये प्राइस ऊपर का प्राइस किसके लिए आता है बताओ? बायर के लिए। बायर के। तो पूरा का पूरा प्राइस कौन पेड का टैक्स का? बायर। तो फुल यस बर्डन ऑन बायर, फुल टैक्स बर्डन। तो कहने का मतलब हमारे पास ऐसे भी सिनेरियो है जहां पे टैक्स का पूरा बर्डन इधर बायर लेके चलेगा या तो सेलर लेके चलेगा। वो कौन सा केस है? जब आपके पास डिमांड इन इलास्टिक हो जाए, सप्लाई इन इलास्टिक हो जाए, और सॉरी नॉट इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाए, सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाए, या डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो जाए या सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो जाए। आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है। इसके करॉस्पॉन्ड में कई बार 4 या 5 नंबर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन देके बोलेगा कि आप बताओ कि डिमांड या सप्लाई या टैक्स का बर्डन किसके ऊपर लगेगा। तो आप ये चारों केसेस ध्यान में रख लें। और चारों केसेस के अलावा ये जो मैंने लिखा है, बर्डन ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, और किस कैसे डिपेंड करता है, क्या रिलेशन है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट है यहाँ तक में? एनीवन? सर एक बार ये बता दीजिए, आपने जो ये लिखा है बर्डन ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, in fact there is inverse relationship between burden of tax share and elasticity, ये inverse relationship कैसे शो कर रहा है, एक बार ये बता देखो दीजिए। बता रहा हूँ इन्वर्स कैसे होता है। एक बात बताओ, यहाँ पे पहले वाले केस में किसका इलास्टिसिटी कम है, डिमांड का या सप्लाई का? डिमांड का। डिमांड का मतलब बायर का। यस सर। और टैक्स बर्डन किस पे ज्यादा लग रहा है, बायर पे या सेलर बायर। पे? बायर पे। बायर पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बायर का अगर इलास्टिसिटी कम है तो टैक्स उस पर ज्यादा लग रहा है? ये इनवर्स नहीं है? यस सर। यस जिसकी इलास्टिसिटी कम उस पर टैक्स ज्यादा। सर। ठीक है सर, समझ गया सर, थैंक ओके। यू सर। और किसी को डाउट? एनीवन? किसी को डाउट है? इलास्टिसिटी को हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि बायर और सेलर में से किसको ज्यादा फर्क पड़ रहा है। हाँ, टैक्सेशन में किस इलास्टिसिटी से, बेसिकली इलास्टिसिटी क्या बताता है कि आप किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी गुड्स आपके लिए, उसमें आप क्या रिस्पॉन्सिवनेस चेंज ला सकते हो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इनकम एंड जो भी अलग अलग प्रेफरेंस है आपकी। तो वही इलास्टिसिटी बताता है। और इसके जैसे ही लिए जो इलास्टिसिटी बताएगा वही टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा उसी हिसाब से। यस सर। मेरे को ये पेन चाहिए ही चाहिए, अब इस पेन की कीमत कुछ भी हो मैं लूंगा ही लूंगा। तो मेरे को ये पेन चाहिए ही हमारा चाहिए, टैक्स मतलब क्या है कि ये मेरा एक इलास्टिसिटी बता रहा है इस पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्पॉन्सिवनेस चेंज बता रहा है इस पेन के ऊपर। और किसी को डाउट? एनीवन? नो। यहाँ तक क्लियर है? बाकी सारे सबको समझ में आया? मेन बात क्या समझना आपको, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मान लेते ये क्वांटिटी डिमांड है इज इक्वल टू लेट अस सपोज सम 20 माइनस में पी, और ये क्वांटिटी सप्लाई है जो कि लेट अस सपोज 3 टाइम्स ऑफ पी है, टैक्स लगा बायर के ऊपर, तो डिमांड कर्व में चेंज आएगा, डिमांड फंक्शन में चेंज आएगा। और डिमांड फंक्शन में कैसे चेंज आएगा? तो जो प्राइस है उसमें वो टैक्स साइज ऐड हो जाएगा। अगर टैक्स लगा सेलर के ऊपर तो सप्लाई फंक्शन में चेंज आएगा। और कैसे चेंज आएगा? तो सप्लाई फंक्शन में जो प्राइस है उसमें वो टैक्स साइज माइनस हो जाएगा। आपको यही प्लस और माइनस वाला कंसेप्ट समझना है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये कंसेप्ट समझ लिया आपने तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आराम से आपसे हो जाएंगे। बच्चा यहीं पे गड़बड़ा देता है, याद रखना। ये क्लियर है जो मैंने बोला अभी सभी को? यस सर। टैक्स बायर पे लगेगा तो डिमांड फंक्शन में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? तो प्राइस जो है वो टी यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा। अगर टैक्स सेलर पे लगा तो सप्लाई फंक्शन में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? तो प्राइस जो है टी यूनिट से माइनस हो जाएगा, मतलब जो टैक्स साइड है वो आपके पी से माइनस हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? यस यहाँ सर। तक समझ में आ गया आपका? तो चैप्टर नंबर 6 फुल्ली कवर हो चुका है। आप आराम से चैप्टर नंबर 6 के सारे कोई भी डाउट आप
पूछ सकते हो और बेसिकली क्वेश्चंस भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में लोग चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंज्यूमर सर्विस। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एनीवे, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ।